सेंट्रल जेल में पति ने फांसी पर लटकने से पहले आखिरी इच्छा में बीवी से सुहाग रात की इच्छा जताई और उसकी इच्छा पूरी कर दी गई। जब वह कैदी जेल के अंदर ही बीवी से सुहाग रात मनाने लगा तो ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर सारे पुलिस वालों की चीखें निकल गई। मैंने कमरे में 2 खुफिया कैमरे लगा दिए। यह बहुत ही घटिया हरकत थी, मगर मैं अपने से ऊपर मौजूद लोगों के हाथों मजबूर था और जेलर साहब की इच्छा थी कि मैं उस कमरे में कैमरे लगाऊं जहां अब से कुछ देर के बाद एक कैदी उसकी बीवी से मुलाकात करवाई जानी थी। मुझे जेलर साहब की समझ नहीं आ रही थी कि पहले तो वह एक सजाए मौत के कैद की ऐसी इच्छा मानने को बड़ी आराम से राजी हो गए, जो बहुत ही अजीबोगरीब थी, और फिर उसके बाद उस कमरे में लगवा कर उन्होंने हर हदें पार कर दी। लेकिन जेलर साहब से हर किस्म के काम की जा रही थी। वह अक्सर ही रात के वक्त बैठकर शराब पिए जाते थे और उन्हें किसी बात का डर भी नहीं था। शायद उनका ओहदा था जिसकी वजह से उन्हें किसी का भी डर नहीं था, मगर मुझ जैसे इंसान के लिए यह बात बिल्कुल भी नामंजूर थी कि कमरे में कैमरे लगाकर किसी भी पति पत्नी के बीच होने वाले मामले को देखा जाए। कैमरे लगाने के बाद मैं उस कैदी की बैरिक पर पहुंच गया जब वह अकेला बैठा था। मैं जब भी उसका चेहरा देखता तो मुझे अजीब सा एहसास होता। 2 दिन बाद उसे सजाए मौत होने वाली थी और उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे उसे कत्ल किया ही नहीं हो बल्कि कोई अच्छा ही हो। उसके चेहरे पर मौत का डर बिल्कुल नहीं था और ना ही अपने किए पर कोई पछतावा। अब वह बहुत सुकून से बैठा और उसके पास जाकर पंजों बल बैठा और उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे पूछा, क्यों भाई कैदी नंबर 517, तुम्हें मौत का डर नहीं है? हद है, तुम तो मरने से पहले भी अपनी बीवी के साथ सुहागरात मनाना चाहते हो। मेरी मानो तो अपनी इस इच्छा से पीछे हट जाओ और ऊपर वाले को याद करो। मेरी बात उससे कोई जवाब ना दिया। मैं बस उसके चेहरे को पढ़ता वहां से खड़ा हो गया। मैंने आज तक ऐसा सुकून किसी भी चेहरे पर नहीं देखा था। बस यही बात मुझे बार बार ताजुब कर रही थी। मौत को सामने देखकर भी वह कैसे चैन से रह सकता है। मैं नहीं चाहता था कि उसकी बीवी इस कमरे में जाए, लेकिन यह सब मेरे हाथ में नहीं था। उस कैदी की उम्र बस 28 साल थी। उसके अपने जिंदगी यार तो कत्ल किया था और उसकी मौत के जुर्म में वहां तक पहुंचा था, लेकिन हैरत की बात थी कि यह कत्ल उसने क्यों किया यह कोई भी नहीं जानता था। उसे कोई वजह बयान की थी, बल्कि उसने खुद पुलिस को अपनी गिरफ्तारी थी और इस बात का खुलासा भी किया था कि वह कातिल है। लेकिन जब उसने कत्ल की वजह पूछी गई तो उसने अपनी जुबान पर ताला लगा लिया। अदालत में भी उसने खुद स्वीकार किया कि वह कातिल है, मगर कत्ल की वजह तब भी नहीं बताई। चूँकि उसने खुद जुर्म कबूल किया था, इसलिए उसे सजाए मौत दी गई। उसकी बीवी से भी इस मामले पर काफ़ी पूछताछ की, लेकिन उसने साफ इनकार करते हुए यही कहा था कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है। उसका पति कमलेश और उसका दोस्त दोनों नागेंद्र एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब थे और उनके बीच कोई ऐसा झगड़ा नहीं था जिसकी वजह से उसका पति यह कत्ल करता। थोड़ी ही देर के बाद मुझे वायरलेस पर सूचना मिली कि कैदी नंबर 517 की बीवी आ गई है। यह सुनकर मैं कुछ परेशान हो गया। दरअसल मेरी वजह वह कैमरे थी। मेरी नज़र में यह बात बहुत ही घटिया थी कि जेलर साहब उन कैमरों की मदद से पति पत्नी के बीच होने वाले मंजर को देखेंगे, लेकिन मैं नौकरी के हाथों मजबूर था। इस नौकरी को हासिल करने के लिए मैंने 5 लाख रिश्वत खिलाई और जब यह सरकारी नौकरी मुझे मिल गई तो मुझे वही सब कुछ करना पड़ा जो मुझसे चाहते थे। अगर उनके खिलाफ कुछ भी करता तो यह मेरा ट्रांसफ़र हो जाता, फिर नौकरी ख़त्म हो जाती। बस इसलिए मैंने उस वक्त भी अपने मुंह पर ताला लगा लिया था। जेलर साहब के हुक्म पर मैं कैदी की बीवी को उसके कमरे में पहुंचा गया। उसकी बीवी बहुत ही जवान और खूबसूरत थी, मगर उसने खुद को घूंघट में छुपा रखा था। एक बार पल्लू छूटने पर ही मैंने उसका चेहरा देखा था। शायद वह पर्देदार थी। मैं सोच रहा था अगर जेलर की नज़र इसके चेहरे पर पड़ी तो यकीनन उसकी नीयत खराब हो जाएगी। वह औरतों के बड़े ही शौकीन थे और अक्सर ही रात को उनके कमरे में औरतों को लाया जाता था और वहाँ क्या होता यह बात बिना देखे मुझे मालूम थी। जेलर साहब हुक्म पर कैदी नंबर 517 को इस कमरे में भेज दिया गया। भेजने से पहले उन दोनों पति पत्नी की पूरी तलाशी ली गई ताकि कुछ गलत ना हो सके। आज तक कभी किसी कैदी ने ऐसी अनोखी इच्छा का इजहार नहीं किया था, इसलिए यह जेल में पहली बार हो रहा
इस बात को गुप्त ही रखा गया था। जेलर साहब ने ना ही किसी से इजाज़त दी थी और ना ही इस बात को किसी के सामने बयान किया था, और यह बात मुझे बाद में पता चली कि उन्होंने इस बात को रद्द करने के बजाय पूरा करना क्यों जरूरी समझा। दो पहरेदार उस कमरे के बाहर तैनात थे। कमरे के दरवाजे पर कोई लोग या कुंडी मौजूद नहीं थी। उन दोनों को छोड़ने के बाद जेलर साहब के हुक्म पर मैं उनके कमरे में पहुंचा तो वह लैपटॉप खोलकर बैठे थे। उन्होंने मुझे भी अपने साथ बैठने का इशारा किया। मैंने उनकी काफ़ी ज़्यादा बातचीत थी। वह मुझ पर बहुत भरोसा करते थे। कहने लगे, आओ हम भी थोड़े मज़े करते हैं। और यह सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया और मैंने कहा कि नहीं साहब, मैं जेल का राउंड लगा लेता हूँ, आप बैठिए। लेकिन वो ना माने और कहने लगे, तुम भी मेरे साथ बैठ जाओ। मरने से पहले उस कैदी की अजीब और गरीब इच्छा ने मुझे मजबूर किया कि मैं देखूं तो सही आखिर उसकी बीवी में ऐसा क्या है जो उसे मौत के वक्त अपनी बीवी से सुहागरात करने की इच्छा जागी है। कुछ तो ऐसा होगा ना जो मरने से पहले भी उसने अपनी बीवी का साथ चाहिए। उसके मरने के बाद उसकी बीवी विधवा हो जाएगी। बेचारी गरीब औरत है, हम ही इसे खाने पीने का कुछ इंतजाम कर देंगे। यह कहकर वह बहुत जोर से हंसे थे और उनकी हंसी में मौजूद मक्कारी और कमीनगी मुझे साफ दिखाई देती। मैं जान गया कि उनकी नीयत में कौन सी फितरत है जिसने उन्हें यह कैमरे लगवाने पर मजबूर किया और जिसकी वजह उन्होंने ऐसी अनोखी इच्छा को पूरा किया। वो इस वीडियो की मदद से बाद में उस औरत को ब्लैकमेल करके बड़े आराम से अपने गंदे मकसद हासिल कर सकते थे। और यह बात समझ में आते ही मुझे अपने आप से घिन आने लगी कि मैंने उनके कहने पर कैमरे क्यों लगाए। एक इज्जतदार औरत सारी जिंदगी उनके पैरों में रोने वाली थी। मैं खुद शादीशुदा था, इसलिए शायद हर बात को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा था। जेलर साहब ने ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ बिठाया। स्क्रीन पर उस कैमरे के अंदर का मंजर आने लगा। बहुत हाई क्वालिटी के कमरे थे, वॉइस का ऑप्शन भी मौजूद था और उस कमरे में होने वाली हर बात भी हमें साफ साफ दिखाई दे रही थी। जेलर साहब की नज़र स्क्रीन पर जम गई थी। मैं कभी स्क्रीन पर नज़र डालता तो कभी शर्मिंदगी से सर झुका लेता। उस कैदी ने अपनी बीवी का हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठाया और उसके पल्लू से चेहरे को हटा दिया था। स्क्रीन पर उसकी बीवी का चेहरा नजर आते ही जेलर साहब अपनी गंदी जबान से उस औरत की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। फिर स्पीकर से आती आवाज़ ने हम दोनों को चकरा कर रख दिया। वह दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मेरी नज़र स्क्रीन पर जम गई और फिर जो मंजर हमने देखा, हमारी चीखें निकल गई। उस कैदी की बीवी ने सुहागरात के दौरान ऐसी हरकत की जो शायद कोई भी औरत नहीं कर सकती। वो अपने पति से ज़्यादा ताकतवर निकली और देखते ही देखते उसने पति को अब समझ में आया था कि उसके पति ने आखिरी इच्छा में अपनी बीवी के साथ इस तरह का इजहार क्यों किया। जेलर साहब फौरन उस कमरे की तरफ दौड़ पड़े, उसके पीछे पीछे भागा और जब हम कमरे में दाखिल हुए तो वह कैदी बिस्तर पर पड़ा था और उसकी सांस तेज तेज चल रही थी और उसकी बीवी जल्दी से चेहरा छुपा लिया था। जेलर साहब ने आओ देखा ना ताओ उस औरत का हाथ पकड़ा और खींचते हुए अपने कमरे में ले गया और मैं उस कैदी के पास खड़ा रह गया। वह चीखते हुए मुझसे पूछ रहा था कि उसकी बीवी को क्यों ले जाया जा रहा है, लेकिन मैं उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि मैं जानता था कि अब जेलर साहब उस औरत के साथ कैसा सलूक करेंगे जो कुछ औरत ने अपने पति के साथ किया था। उसके बाद तो जेलर साहब उसे किसी सूरत बख्शने वाले नहीं थे। मैंने उस कैदी को बैठने का इशारा किया और खुद भी उसके सामने बैठ गया और यह पहली बार था जब मैंने उसकी आवाज़ सही तरह सुनी थी, वरना वह कभी बात ही नहीं करता था। मैंने उसे कहा कि अपने बारे में सब कुछ सच बताओ, तुमने गुनाह क्यों किया यह बता दो। फिर खामोशी से सर झुका दिया। मैंने उसे सख्ती से कहा कि जो कुछ भी इस कमरे में तुम दोनों पति पत्नी के बीच हुआ यह सब कैमरे में रिकॉर्ड है। अगर तुम जुर्म की वजह नहीं बताओगे तो रिकॉर्डिंग दुनिया के सामने पेश कर दी जाएगी। तो मुझे वह वजह बता दो जिस वजह से तुम यहाँ हो। यह बात की बताओ, तुमने क्यों आखिरी इच्छा के तौर पर अपनी बीवी को यहाँ बुलवाया। रिकॉर्डिंग वाली बात सुनकर उस कैदी के चेहरे पर एक अजीब सी महसूसी पैदा हुई और फिर धीरे धीरे हर बात बतानी शुरू कर दी। उसका नाम कमलेश था। बचपन में ही उसकी और नागेंद्र की बड़ी गहरी दोस्ती थी। उसके लिए उसका दोस्त उसकी ज़िंदगी था और दोस्त के बगैर वह कभी कोई कदम नहीं उठाता था। दोनों दोस्त न सिर्फ शिक्षा एक साथ हासिल की,
बल्कि एक ही कंपनी में नौकरी भी करने लगे थे। नौकरी कुछ बेहतर हुई तो घर वालों ने शादी के बारे में बात की और फिर उनके माँ बाप ने उनकी पसंद से ही उसके लिए एक लड़की का इंतजाम कर लिया। और इस तरह कमलेश की उसकी बीवी रजनी आई। खूब धूमधाम से उन दोनों की शादी हुई और उसकी शादी पर अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश था तो वह उसका दोस्त नागेंद्र। रजनी अपने साथ अपनी किस्मत भी लेकर आई और कमलेश का प्रमोशन हो गया। नागेंद्र उसी जगह रह गया जहाँ पर पहले था, क्योंकि नागेंद्र का ध्यान नौकरी से कहीं ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर था। शायद इसलिए वह तरक्की भी नहीं कर सका था। कमलेश की माँ दूसरे शहर बड़े बड़े पास चली थी। यह कमलेश और उसकी बड़ी रजनी हो गई थी और नौकरी पर ज़्यादा देर होने की वजह से कमलेश को घर के छोटे मोटे कामों की दिक्कत होने लगा था। चूँकि नागेंद्र की प्रमोशन नहीं हुई थी इसलिए उस पर दफ्तरी कामों का दबाव भी ज़्यादा नहीं था। इसलिए कमलेश अपने घर के कामकाज उससे कहता। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन फिर रजनी का रवैया धीरे धीरे बदल गया। वह हर दिन वक्त परेशान नजर आती, कमलेश से बात करने से भी कतराती। उन दोनों के बीच अजीब सी दूरी पैदा हो गई थी और घर में भी खामोशी रहने लगी थी। कमलेश इस बात को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा था कि रजनी किसी बात से परेशान है, लेकिन उससे पूछने पर भी रजनी ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक दिन जब कमलेश ने सख्ती से रजनी से पूछा कि क्या दिक्कत है, तो उसने ऐसी बात कही जो कमलेश ने कभी सोच नहीं था। उसने बताया कि नागेंद्र इस पर बुरी नज़र रखता है और उसे परेशान करता है। और यह सुनकर कमलेश गुस्से में आ गया। उसे अपनी बीवी बहुत प्यारी थी, लेकिन साथ ही नागेंद्र की दोस्ती पर भी पूरा भरोसा था। उसने कहने लगा कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन रजनी का कहना था कि उसने खुद इस बात को महसूस किया है। कमलेश को रजनी की बात पर हरगिज भी यकीन नहीं आ रहा था। और फिर उसने अगले दिन नागेंद्र को, जो उसे ऑफिस से वापसी खरीदते हुए रजनी के घर पहुंचना था, नागेंद्र खुशी खुशी पैसे लेकर निकल गया। तो कमलेश के दिल में यह बात आई कि उसे भी पीछे जाकर देखना चाहिए कि रजनी ठीक कह रही है या फिर उसे कोई गलतफहमी हुई। नागेंद्र के पीछे जब कमलेश गया तो ड्राइंग रूम के दरवाजे पर ही रुक गया। नागेंद्र और उसकी बीवी ड्राइंग रूम में बात कर रहे थे। उन दोनों की बातों ने कमलेश को हक्का बक्का कर दिया। वो कह रही थी कि बस नागेंद्र, बहुत हो गया, अब तुम अपनी हद में रहो। और नागेंद्र उससे कह रहा था कि अगर रजनी ने उसकी बात ना मानी तो वह ज़बरदस्ती अपनी हद पार कर लेगा। अब सच सामने था। रजनी को कुछ कह रही थी और वह सब कुछ सच था, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन दोनों के सामने जाता। जिस दोस्त पर उसे बहुत मान था, भरोसा था करके वह उसे खंजर घोंपा था, उसने उल्टे कदमों से बाहर निकल गया। इस बात को 2 दिन गुजर गए थे और कमलेश के दिल में एक आग सी जल रही थी। उसने अपनी बीवी रजनी को रहने के लिए मायके भेजा और खुद ऑफिस से वापसी नागेंद्र को अपने साथ घर ले गया। वह नागेंद्र से जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब यही बात उस अपने दोस्त से पूछी तो उसके दोस्त ने जो कुछ उससे कहा वह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने दोस्त को कहा कि रानी से पहले कई लड़के के साथ चक्कर थे, उसका चलन ठीक नहीं है। यह सुनकर कमलेश गुस्से में आ गया। उसने गुस्से में उसके दोस्त को मारना शुरू कर दिया। उसने भी पलटकर हाथ उठाया तो कमलेश ने गुस्से में वही रखी फ्रूट काटने वाली छुरी उठाकर उस पर वार किया। और यह सब कुछ इतना अचानक हुआ कि सीधे उसका हाथ की नस कट गई। कुछ ही देर में उसके दोस्त ने उसी कमरे में दम तोड़ दिया और उस कमलेश के होश में आया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने खुद ही पुलिस को फ़ोन करके खबर दी, क्योंकि वह कोई मुजरिम नहीं था। वह खुद भी सदमे में था कि उसने यह क्या किया। और फिर कमलेश ने खुद ही अपना गुनाह स्वीकार कर लिया और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। 4 महीने केस चलने के बाद कमलेश को सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई। लेकिन हैरत की बात की मौत की सज़ा सुनने के बाद भी उसकी आंखों से कोई आंसू नहीं गिरा था। वह बिल्कुल खामोश था। और एक बार उससे जेल में मुलाकात करने के लिए उसकी बीवी आई थी, लेकिन बहुत सारी सरसरी सी मुलाकात थी। और फिर कैदी ने मरने से पहले अपनी बीवी से सुहागरात की इच्छा का इजहार कर दिया। मुझे और जेलर साहब को लगा कि शायद वह अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है और इसलिए उसे आखिरी बार मिलना चाहता है। लेकिन स्क्रीन पर नज़र आने वाले मंजर तो कुछ और ही बयान कर रहे थे। जब उसकी बीवी उससे मिलने आई तो उसने उसे अपने सामने बिठाया और उसे कहने लगा कि तुम्हारा सच मुझे पता चल गया है।
मैं जान गया हूँ कि गुनहगार मेरा दोस्त नहीं बल्कि तुम थी। यह कहकर उसने अपनी बीवी के कपड़े को उसके वजूद से खींचा और कहने लगा, तुम खुद का इज्जत उछालने का बहुत शौक है, आज मैं तुम्हारा इज्जत लूटूंगा। और यह सुनते ही उसकी बीवी बोल पड़ी कि कल तुम्हें सजा मौत होने वाली है और मैं चाहकर भी अब कुछ खुद को नहीं बचा सकते। अगर तुम मेरे साथ यहाँ कुछ गलत करोगे तो तुम्हें फिर भी कुछ हासिल नहीं होगा। यह सच है कि मुझे तुमसे ज़्यादा तुम्हारा दोस्त पसंद आ गया, इसलिए मैंने उसे अपनी तरफ बुलाने लगी, लेकिन वह हर बार तुम्हारी दोस्ती को बीच में लेकर आ जाता और यही कहता कि तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं कर सकता। वह तो तुम्हें मेरा सच बताना चाहता था। वह जानता था कि मेरी कई लड़कों के साथ संबंध रहे हैं और इसलिए मैंने डर के मारे तुम्हारे दिल में उसके लिए गलत बातें डालना शुरू कर दी, ताकि अब वह कुछ कह भी ना सके और तुम्हें यकीन ना करो कि चाहती थी कि तुम उससे दूर रहो और तुम्हें मेरा सच पता ना चले। और जब तुम दोनों की दोस्ती में दूरी आती, मेरे लिए नागेंद्र को हासिल करना भी आसान हो जाता। यह सुनते ही कमलेश ने उस पर हमला किया और बदले में रजनी ने उससे भी ज़्यादा ताकत से उसे धक्का देकर मारना शुरू कर दिया। वह कमलेश से भी ज़्यादा ताकतवर निकली और यही सब कुछ सुनने और देखने के बाद जेलर साहब भागते उस कमरे में आए और अब सही तरह से मुझे सारा पता चल गया। मैंने फिर पूछा, यकीन अपनी बीवी को तुमने यहाँ क्यों बुलाया था? यह सुनकर कमलेश कहने लगा कि उस वक्त तो जज्बात में आकर मैंने दोस्त का कत्ल कर दिया था, लेकिन फिर जब मेरी बीवी मुझे यहाँ मिलने आई तो उसकी बातों से मुझे एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं वही गलत है। मैंने किसी को भी मेरे दोस्त के मौत के पीछे की वजह नहीं बताई कि मेरी बीवी की इज्जत खराब होगी, लेकिन अब मुझे लगने लगा कि मेरी बीवी ठीक नहीं है। और फिर मेरे दिल में यह बात बैठ गई कि मैं मरने से पहले सच्चाई ज़रूर जानूं, इसलिए मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया। लेकिन अगर वह मेरे सामने आकर अपना सच स्वीकार भी करती तो मुझे कोई फ़ायदा ना होता, इसलिए मैंने सुहागरात की बात की, क्योंकि इतने दिनों में मैं जेलर की फितरत से अच्छी तरह समझ गया था। मैं जानता था कि वह हम दोनों पति पत्नी को देखने के लिए या कैमरे ज़रूर लगवाएंगे और इसी तरह मेरा सच कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। और मेरा यकीन बिल्कुल सही साबित हुआ। मैं जानता हूँ कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं और हर बात कैमरे में रिकॉर्ड होती। वह कहने लगा, मुझे सजाए मौत से नहीं बचना। मुझे अफसोस है कि मैंने अपने बचपन के दोस्त की बात पर यकीन नहीं किया। मेरी वजह से वो दुनिया से चला गया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी को भी इसके गुनाह की सज़ा मिले। वही थी जिसने हम दोनों के बीच नफरत का यह बीज बोया था। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। वह बहुत ही ज़्यादा चालाक थी। जेलर फितरत को भांपकर उसे यह सारा खेल खेला और वह कामयाब भी हो गया। उसकी बीवी का असल चेहरा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था और अब उसकी बीवी को सज़ा दी जा सकती थी, लेकिन यह सब कुछ जेलर के हाथों में न था। मैंने कैदी नंबर 517 को वापस उसकी रिंक में भेज दिया और अगले दिन उसे सजाए मौत होनी थी। मैं वापस जेलर साहब के कमरे में पहुंचा तो उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं जानता था कि वह इतनी आसानी से अब उस औरत को नहीं छोड़ता। मैं खामोशी से वहाँ से हटकर जेल के राउंड पर निकल गया और सोच कर सकती अब रजनी ने न जाने कितने लड़कों की ज़िंदगी खराब की थी। आखिर में उसने अपने पति को सजाए मौत की दहलीज पर पहुंचा दिया। यह सब कुछ करने के बाद वह खुद भी नहीं बच सकी। पता नहीं अब जेलर साहब कब तक उसे हवस का निशाना बनाने की वाले थे। शायद वह भी यहाँ आने वाली औरतों की लिस्ट में शामिल होने वाली थी। इस जेलर में नौकरी करते हुए मैंने एक बात बहुत अच्छी तरह समझ ली थी कि ज़्यादातर जुर्म जज्बात में आकर और सच जाने बगैर ही किए जाते थे। कि इसलिए मैं यह बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई भी कदम उठाने से पहले इंसान को एक बार सच्चाई ज़रूर जाननी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।